नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309695238606089452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। आज से जो वीडियो श्रृंखला आरंभ होने जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आशा है कि आप सभी अभ्यर्थी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। यहाँ पर इतिहास के संपूर्ण तथ्यों को हम कवर करने वाले हैं। इतिहास में जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हो सकते हैं उन सभी को हमने शामिल किया है और इस पूरी वीडियो श्रृंखला को अवश्य ही देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा फ्री इनिशिएटिव है। आपकी सफलता के लिए ये हमारा एक और प्रयास है जो कि तभी सार्थक होगा जब आप इसे अच्छे से देखेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो इतिहास में हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से और धीरे धीरे करते हुए आधुनिक भारत की ओर प्रस्थान करेंगे। कोई भी तथ्य जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा वो छूटेगा नहीं। तो कहीं भी आपको इतिहास के तथ्यों को लेकर भटकने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं पर पूरा देखें और पूरा कवर करें। तो शुरू करते हैं। हिंदी माध्यम का है ये पूरा। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा स्टडी मटेरियल के साथ साथ, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ नंबर दिए हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की ओर। और सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्नों को देख रहे हैं। ये समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्न हैं और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उठाया है जो कि इतिहास के थे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी जब आप स्टार्ट करते हैं, अपने शुरुआती दौर में होते हैं, तो सबसे पहले आप एक पाठ्यक्रम उठाते हैं जो कि उस परीक्षा का होता है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से आपको ये जानकारी होती है कि आपको पढ़ना क्या है, मतलब किन चीज़ों का अध्ययन करके आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और सिलेबस को अगर आपने कायदे से देखा तो आपको ये मालूम हो जाता है कि आप क्या पढ़ेंगे। तो किताब लेते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आप एकदम अंधी दौड़ की तरह से अगर पढ़ने लगेंगे ना, मतलब जो कुछ उठाया, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आपने उठा लिया या वैदिक काल उठा लिया प्राचीन भारत में और उसको पढ़ने लगे, आपने पूरा एनसीईआरटी का वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जब आप परीक्षा में गए और वहाँ प्रश्नों को हल किया तो पता लगता है कि प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं। तो इसके पीछे मूल कारण ये होता है कि आपने जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उन्हें देखा ही नहीं। ये विगत वर्षों के प्रश्न यानी जिन्हें आप पीवाईक्यू कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, ये असल में आपको ये बताते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो किस दिशा में पढ़ना चाहिए था आपको। मतलब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको कौन से तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, ये जानकारी आपको पीवाईक्यू से होती है। तो इसीलिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों का अपना समान महत्व है। जितना महत्वपूर्ण सिलेबस है उतना ही महत्वपूर्ण ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको ये भी बताते हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ फालतू है और क्या आपके काम की। तो ये दोनों पहले शुरुआत में ही आपको देखना चाहिए, उसके बाद जाकर आपको समग्र अध्ययन करने की आवश्यकता होती। तो देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को, इससे आपको तरीका मालूम हो जाएगा कि आयोग कैसे प्रश्न पूछता है। अब जैसे आप बाबर के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों का इतिहास जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बाबर का भारत में आगमन होता है, उसके बाद एक के बाद एक वो लड़ाइयाँ जीतता है और अंत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। ये सारी कहानी आप जानते हैं, विस्तार से आप पढ़ते हैं इसको पोथी पत्रा उठाकर। लेकिन प्रश्न कैसा आता है? तो प्रश्न कुछ ऐसा आता है, यहाँ आप देखें, और यहाँ पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर मत जाइएगा, ये इतिहास ही है। तो देखिए, बाबर जो है ये भारत अपने से नहीं आता, इसको किसी ने बुलाया, इनविटेशन मिलता है। तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? अब उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ दौलत खान के द्वारा ये इन्विटेशन बाबर को मिला था कि आओ और हमला करो। इसके पीछे दौलत खान का अपना स्वार्थ था और यहाँ जब एक बार वो आ जाता है तो जाने का नाम नहीं लेता है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पर हम ये इस लिहाज से कभी नहीं पीवाईक्यूज जो है उन्हें देखना चाहिए कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न रिपीट कर जाएंगे। वो रिपीट करने का जो पैटर्न है उसको आयोग ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अभी जो तत्काल की स्थिति है, कुछ ही प्रश्न दोहराए जाते हैं, वो भी एकदम प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दोहराया होता है, उसमें कुछ न कुछ हेर फेर करके आयोग पूछता है। ठीक है, तो ये तरीका मालूम करने के लिए होते हैं बस। इससे आपको तथ्य तो मालूम होते ही हैं, लेकिन असली बात है तरीका, पैटर्न। तो अब यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ रचनाओं के नाम है और उनके रचनाकारों के नाम है। जैसे आप देखें, रास पंचाध्यायी है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है और भक्ति रत्नाकर है। व्यक्ति कौन कौन से हैं रचनाकार के तौर पे? तो वृंदावन दास है, इसके अलावा जयनंदा है, नंददास है और नरहरि चक्रवर्ती हैं। मिलान आपको करना था तो मिलान आप देखें इसमें सी वाले के हिसाब से।
रास पंचाध्यायी जो है नंददास के द्वारा, ठीक है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, मिला लिया। और इस तरह के लिस्ट मैचिंग वाले में अगर 2-3 या एक कम से कम आपको पता है तो काफ़ी संभावना होती है कि आप बहुत सारे विकल्पों को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो चैतन्य मंगल के रचनाकार इसमें से कौन से हैं? जयनंदा हैं और भक्ति रत्नाकर के हैं, नरहरि चक्रवर्ती, आमने सामने मिला है। ऐसे करना था। तो इसमें से अगर आपको सिर्फ डी वाला भी मालूम रहता तो ये उत्तर आपको आराम से पता लग जाता। तो ऐसा भी होता है, आराम हो जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। यहाँ देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग विस्तार से देखेंगे, अभी आधुनिक भारत का इतिहास जब आगे चल के हम देखेंगे तो उसमें गोलमेज सम्मेलन और जितने भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, बैठकें होती हैं, पार्टी इत्यादि, वो सब कवर करने वाले हैं। लेकिन एक रफ इन्फॉर्मेशन ये है कि जो साइमन कमीशन का गठन होता है, मतलब सबसे पहले तो 1919 का जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, वो जारी होता है। जब वो जारी होता है तो उसके समय ही ये तय किया जाता है कि भाई ये जो रिफॉर्म है इसको लागू किया जाएगा, सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। अंग्रेज अपने तरीके का सुधार ला रहे थे। तो 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, इसको पूरा रिव्यू किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कमियां कहाँ पर है और भारतीयों के लिए उत्तरदायी जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो उसी को लेकर साइमन कमीशन का गठन होता है 10 साल से पहले ही। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष होते हैं। 7 सदस्यीय आयोग था और जितने सदस्य थे वो सभी यूरोपीय थे। समस्या यही थी और इसीलिए इसका बहुत भयंकर विद्रोह होता है, विरोध लोग करते हैं। जो लोग भी जागरूक रहते हैं उन्हें ये समझ में आ जाता है कि मामला हमारा है, राजनीति हमारी है, देश हमारा है और इसमें निर्णय लेने का काम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेंगे ये संभव नहीं। वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, इतना ही हम क्या कम बर्दाश्त कर रहे हैं? अब हमारे सारे मामलों के बारे में निर्णय वही लेंगे। तो सारे गोरे सदस्य थे इसलिए विरोध होता है। लेकिन विरोध के बावजूद साइमन कमीशन अपना काम करता है और अपनी जो संस्तुतियाँ हैं, अपनी जो रिकमेंडेशन है वो ब्रिटिश शासन के सामने प्रस्तुत करता है। अब साइमन कमीशन की जो संस्तुतियाँ थी उस पर बहस के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें से कि सिर्फ दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। मतलब कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि बन के गए थे महात्मा गांधी। वो भी लाख समझाने के बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसका नतीजा यही निकलता है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। और गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ भी बहस होती है उसके आधार पे जो भी मामला तय होता है, जो चीज़ें तय होती हैं, तो वही साइमन कमीशन वाली कमोबेश जो रिकमेंडेशन है वो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम जो आप कहते हैं 1935 वाला, बहुत बड़ा था ना, तो उसके अंदर शामिल की जाती हैं, वही साइमन की बातें। और उसके बाद वो 1935 का जो एक्ट था वहाँ से बहुत सारे अनुच्छेद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, हमारे संविधान के अंदर आ गए। तो ढांचा हमें वही अंग्रेजी वाला मिल गया। तो कुल मिलाकर वो बातें हैं, उन्हें हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे। ये बहिष्कार नहीं किए थे, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और वहाँ पर भागीदारी करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। मंदसौर प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। तो पहले के जो दरबारी कवि होते थे, राजा के आश्रित अपना खाना खर्चा चला रहे होते थे, तो वो राजा की तारीफें किया करते थे। तारीफ नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, है ना। तो ये प्रशस्तियाँ भी ऐसे ही लिखी गई हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति को आप देखते हैं, ऐसी कई सारी प्रशस्तियाँ लिखी गई। तो आपको ये बताना है कि मंदसौर प्रशस्ति किसकी तारीफ है, इसमें किसकी प्रशंसा की गई। तो बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आप देख रहे हैं रेड कलर से, कुमारगुप्त प्रथम। तो आपको क्या बताना है, इसमें तो दे ही दिया है। आपको ये बताना है कि कुमारगुप्त प्रथम ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, किस वंश से संबंधित है, कौन से वंश का ये राजा था। आगे चलते हैं। अब ये वाला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। सिर्फ आइडिया लीजिएगा, ये जानने का या ये मानने का प्रयास मत करिएगा कि ये प्रश्न रिपीट होंगे। इनसे सूचनाएं हो सकता है कि किसी प्रश्न में शामिल हो जाए, लेकिन असली आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो अब ये स्टेटमेंट वाला है, इसका मतलब ये है कि इस तरह के कथन वाले भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ये जो कथन और कारण वाले प्रश्न होते हैं या 2 कथन में से आपको सही छांटना होता है, ये ज़्यादा आसान होते हैं। इसमें आपको चुनाव करना काफ़ी आसान दिखाई देता है। तो इसमें ये कहा गया कि ये शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था। शेरशाह सूरी अफगानी शासक, ये शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और एक शासक के रूप में उसके गुण जो है वो युद्ध के मैदान या उसकी जीत से ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं थे। मतलब उसका जो युद्ध वाला इतिहास है, युद्ध कला है या फिर पूरा युद्ध का जो उसमें दौर चला, एक के बाद एक लड़ाइयाँ जीतता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी तुलना में उसकी उपलब्धियों का कहीं भी गुणगान नहीं होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको बताना था कि सही कौन सा है। तो सही केवल पहला वाला था, दूसरे वाले में उल्टी ही बात कह दी है। मैदान जो युद्ध का था वहाँ तो ये विजय हासिल करता ही है, मतलब एकदम
कहा जाता है कि फर्श से उठकर अर्श तक जाना, तो वही शेरशाह सूरी के संबंध में सही माना जा सकता है। जमीन से उठकर उसने इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और मुगलों को खदेड़ दिया कुछ समय के लिए बाहर, हुमायूं। ठीक, तो देखते हैं आपकी 5 साल के शासन में उसने वो कर दिखाया जो कि कई सैकड़ों साल के शासन में बहुत सारी डायनेस्टी और बहुत सारे राजा नहीं कर पाते। तो शेरशाह सूरी के अंदर गजब का प्रशासनिक कौशल था, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये शानदार जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका निर्माता था। लेकिन युद्ध के मैदान नहीं, बल्कि प्रजा हित के लिए और प्रशासन को सुधारने के लिए, तमाम राज्य की भलाई के लिए जो इसने काम किए थे उसके लिए भी इसे जाना जाता है। उतना ही इसकी पॉपुलैरिटी इस मामले में भी है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत था। अगले प्रश्न को देखिए। दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली में पहली चीज़ तो एक पुराना किला है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और उसके अंदर है एक मस्जिद। मस्जिद का नाम दे दिया है किला कोहना। बनवाया किसने था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अब आपका फर्ज ये होता है कि किला कोहना के बारे में और पुराने किले के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला पूछा गया कि कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। इसका मतलब है कि 3 जने थे, तो उनके भी नाम आपको और उनके काम आपको पता होने चाहिए। तो राजा मान सिंह तोमर है, तानसेन है और सदारंग अदारंग है। इनका संबंध हिंदुस्तानी संगीत से है। अब हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक एक शब्द का अपना महत्व है। भारतीय शास्त्रीय संगीत या पूरा जो हमारा शास्त्रीय ढांचा था संगीत का, जो कि सामवेद से प्रेरित है, उसके बाद में 2 पार्ट हो जाते हैं। मध्यकाल में ये स्थितियां देखने के लिए मिलती हैं। जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा था वो बाहरी आक्रमणकारियों से एक लंबे समय से अछूता रहता है, मतलब वहाँ हमले उतने बड़े पैमाने पर नहीं होते हैं। और जो उत्तरी भाग था भारत का, पश्चिमोत्तर वाला विशेष रूप से, वो ज़्यादा संक्रमित होता है। बाहरी सभ्यताएं जो हैं वो आकर हमें आक्रांत करती हैं, तो हमारी संस्कृति को भी कुचलने का प्रयास करती हैं, और हमारा संगीत जो है वो भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है उसका ढांचा बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और उसमें बहुत सारी मिलावट हो जाती है। हालांकि मिलावट भी अच्छी है, रसीली है, लेकिन जो मूल ढांचा था वो बर्बाद हो गया। कर्नाटक संगीत, अब देखिए, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के तौर पे 2 पार्ट हमारे पूरे शास्त्रीय संगीत के बढ़ जाते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में मिलावट ही मिलावट आप देखते हैं। जो कर्नाटक संगीत है वो एकदम विशुद्ध है, सामवेद से प्रेरित है, और बिल्कुल शास्त्रीय संगीत का जो पैटर्न होता है लगभग वैसा ही है। थोड़ा बहुत बदलाव आया लेकिन वैसा नहीं। तो ये हिंदुस्तानी शैली है जिससे कि संबंधित यहाँ पर कुछ महान विभूतियाँ हैं, लेकिन माल गुर्जरी का संबंध इससे नहीं, माल गुर्जरी से बाहर है। आगे देखें, 1926 में गठन होता है नौजवान सभा का, और इसके कुछ फाउंडिंग मेंबर थे, प्रारंभिक सदस्य थे। तो उनके नाम अगर आपको मालूम है तो इसमें से जो शामिल नहीं था वो आपको चुनकर बाहर कर देना है। तो अंबिका चक्रवर्ती इसमें शामिल नहीं थे। बाकी 3 नाम जो आप देख रहे हैं, यशपाल, भगत सिंह और छबील दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये शुरुआती है। अब यहाँ फिर से एक बार लिस्ट आ गई और लिस्ट का मिलान आपको करना है। तो मिलान तो यहाँ दे ही दिया है, लेकिन आप देखें कि जैन धर्म का जब भी आप डाटा पढ़ते हैं, जैनिज्म को पढ़ते हैं एनसीईआरटी से या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको कैसे पढ़ना है। तीर्थंकरों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की, या उपदेश कहाँ पर दिया, इस तरीके के, या उनके माता पिता या उनकी जो डायनेस्टी है उससे जुड़े हुए इतिहास की जानकारी आपको होनी चाहिए। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। और उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो जैनिज्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब पूछा जाता है। संगीतियाँ भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ स्थान दिया है और स्थान से संबंधित तीर्थंकरों के नाम है। देखिए, श्रावस्ती है, काकंदी है, अयोध्या है और बभोसा है, ये जगह हैं। और तीर्थंकरों में आप देख रहे हैं ऋषभदेव हैं, पद्म प्रभु हैं, सुविधिनाथ है, सुविधानाथ नहीं है, सुविधिनाथ है, ठीक। और इसके बाद संभवनाथ। मिलान करना था आपको तो इसमें मिलान दे दिया है। जैसे देखें, आपके श्रावस्ती से मिला लीजिए संभवनाथ को, और काकंदी से मिला लीजिए सुविधिनाथ को, यहाँ आप देख रहे हैं, और अयोध्या से मिला लेंगे ऋषभदेव को, और पभोसा से मिला लेंगे पद्म प्रभु को, ठीक। ये हमारा मिलान जो है ये एकदम सही है। अगर आपको सिर्फ ए वाला मालूम होता तो भी आप कर लेते, क्योंकि चौथा वाला जो है ए के पॉइंट में या ए के मिलान में सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, जो कि है सी वाला। तो ऐसी सुविधा होती है, लेकिन फिर भी सावधानीवश आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1809 में राजा राममोहन राय ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनेथिस्ट। गिफ्ट टू मोनेथिस्ट ये किताब का नाम है। अब इसकी भाषा क्या थी वो आपको बतानी थी, तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब यहाँ देखें अगले वाले प्रश्न को, बादशाह और दीवान का नाम दिया है। कौन से बादशाह के ज़माने में कौन दीवान नियुक्त था ये इसमें दिया हुआ है, लेकिन मिलाकर नहीं दिया है, मिलान आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा ठीक से देख लेते हैं, मतलब पूरा इसका जो विस्तार है यहाँ तक है। देखिए, यहाँ पर मुगल बादशाहों के नाम दिए हैं, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और दीवानों के नाम दिए हैं। दीवाना मतलब वो प्यार वाला दीवाना नहीं, यहाँ पर ये राजनीतिक प्रशासनिक दीवान है। तो गियास बेग एतमाउद्दौला ये पहला है, और उसके बाद असद खान, मुजफ्फर खान और सादुल्ला खान।
मिलान करना था तो इसमें डी वाला ऑप्शन आयोग ने सही बताया था और उसी हिसाब से इसको मिला लिया जाए। तो देखिए, अकबर के समय में मुजफ्फर खान, ठीक है, और जहांगीर के समय में ये एतमाउद्दौला, ये पहले वाले से मिलाइएगा। शाहजहां के समय में किसको मिलाइएगा? शाहजहां के समय में सादुल्ला और औरंगजेब के समय में असद। इस तरीके से यहाँ दीवानों की नियुक्ति मुगल बादशाहों के ज़माने में होती है। प्रश्न अगला, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट है, रामसर आर्द्रभूमि है, जो कि भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो आप सोचेंगे कि भाई रामसर साइट जो भारत के संदर्भ में चर्चा हो रही है तो राज्यों में ही होगी, लेकिन यहाँ जो विकल्प दिए उन्हें ध्यान से देखिए। बाकी तीन जो हैं, जो रेड कलर से रंगा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी तीन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है, ये एकमात्र ऐसा है जो कि केंद्र शासित, माफ कीजिए, किसी राज्य में है। बाकी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में है और ये जो है ये किसी राज्य में है। तो कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। पॉइंट कैलीमेरे जो है वो कौन से राज्य में पड़ेगा, जरा बताइए। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट कैलीमेरे है ये है कहाँ पे, कौन से राज्य में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और इसमें अब आगे चलते हैं। 1817 में ये बात हो रही है। अगला प्रश्न आप देखें, डेविड हेयर के द्वारा स्थापना की जाती है हिंदू कॉलेज की। तो यहाँ पर तारीख आपको बता दी है और संस्थापक का नाम बता दिया है। हो सकता है अगली बार जब आयोग पूछे तो इसमें तारीख पूछ ले कि कब स्थापना होती है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न से बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती। अब यहाँ स्थापना का जो स्थान है वो है कलकत्ता। वेन्यू पूछा था तो कलकत्ता है। अब यहाँ स्मारक का नाम दिया है और निर्माता का नाम दिया है। तो आप देखें, अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल और अदीना मस्जिद जो पांडुआ वाली है वो भी। यहाँ निर्माता शासकों के नाम में नुसरत शाह और इब्राहिम शाह शर्की, इसके बाद सिकंदर शाह और वली मोहम्मद का नाम मिलान करना था आपको। तो इसमें से बी वाले विकल्प को हमने चुन लिया था। और देखें, अटाला देवी मस्जिद को आप मिलाएंगे इब्राहिम शाह शर्की से, ये शर्की सुल्तान था। और छोटा सोना मस्जिद को किससे मिलाइएगा, वली मोहम्मद से मिला लीजिएगा। कदम रसूल को आप मिलाएंगे नुसरत शाह से, ये ऊपर वाले से। और अदीना को किससे मिलाएंगे, अदीना को मिला लीजिए सिकंदर शाह से। ऐसे इसका मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी अरेंज करनी है। तो आमेर की राजकुमारी से अकबर की शादी होती है, राजा भारमल, कछवाहा राजा, और तुकारोई का युद्ध होता है। मालवा पर मुगलों का हमला होता है और उड़ीसा पर कर्रानी की विजय होती है। तो इसमें अरेंजमेंट आसान था, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, इसका डी वाला हो जाएगा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, मतलब सबसे पहले मालवा पर मुगलों का हमला, उसके बाद आमेर की राजकुमारी से अकबर की शादी, और उसके बाद फिर उड़ीसा पर कर्रानी की विजय, अंत में तुकारोई का युद्ध। नेक्स्ट, यहाँ देखें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन आज़ादी से पहले भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। आज़ादी से पहले की बात हो रही है। तो बहुत सारे राष्ट्रवादी कवि थे उस समय, राष्ट्रवाद की भावना एकदम उफान पर थी, चरम सीमा पर थी। तो यहाँ पर रंगलाल है, नवीन चंद्र सेन है, हेमचंद्र बनर्जी हैं, लेकिन इन सब के नाम जो है वो राष्ट्रवादी कवियों की लिस्ट में गिने जाते हैं। लेकिन शिव कुमार बटालवी का नाम इस रेंज में या इस लिस्ट में नहीं आता है, मतलब ये आज़ादी से पहले के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। तो डी वाले विकल्प को इसमें से बाहर कर देते हैं। अब यहाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि नटराज के नृत्य की भगवान की मूर्ति, मतलब नटराज की जो नृत्य प्रतिमा है वो असल में एक भगवान की मूर्ति है, ये तो आप जानते हैं। अब इसके संबंध में यहाँ दो कथन दिए, सही कौन सा है वो आपको खोजना था। तो कहा गया कि ये जो मूर्ति है ये नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले, 4 भुजाओं वाले भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये जो प्रतिमा है नटराज की, ये भगवान शिव की है और उनकी 4 भुजाएं हैं और वो नृत्य की मुद्रा में है। नृत्य कैसा है, तो तांडव, ये तांडव मुद्रा है। 2 मुद्राएं नृत्य की आप देखते हैं ना, तांडव और लास्य। तो तांडव मुद्रा जो है ये उग्र होती है, इसमें ऊर्जा होती है और क्रोध होता है। तो भगवान शिव का तांडव तो प्रसिद्ध है ही है, तो वो मुद्रा है। और उसके बाद दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया कि अपने दाहिने कान में उन्होंने एक पुरुष का कुंडल पहना है और जो बायां कान है उसमें महिला का पहना है। तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप आप जानते ही हैं, आधा शरीर नारी का यानी माता पार्वती का और आधा शरीर जो है वो भगवान शिव का। तो उसी हिसाब से जो वामांगी महिला को कहा जाता है, तो उसमें पत्नी को वामांगी का दर्जा दिया गया है। तो वामांगिनी है माता पार्वती, तो जो बायां कान है उसमें महिला का कुंडल पहना है। दाहिना भाग जो है वो पुरुष का मान लिया गया, तो उसमें दाहिने कान में पुरुष का कुंडल पहना है। तो ये दोनों ही सही है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इसमें आराम से हो जाएगा, दोनों सही। अगले वाले को देखिए। अब यहाँ पर ये कालानुक्रम एक बार फिर से अरेंज करना है। आयोग को 2 चीज़ें बहुत पसंद है, एक तो लिस्ट मिलाना, दूसरा क्रोनोलॉजी अरेंज करना। ये पूछा ही जाता है, कितना भी एडवांस पेपर दे दिया जाए आयोग की ओर से, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से, लेकिन ये 2 चीज़ें उसमें अवश्य ही शामिल होती हैं। तो देखिए, आपकी कर्नल वाइली की हत्या हो जाती है, खुदीराम बोस को मौत की सज़ा सुनाई दी जाती है, मतलब फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी समाचार पत्र को शुरू करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत करते हैं। तारीखें आपको मालूम होनी चाहिए, तो सुविधा के लिए तारीखें भी यहाँ लिख दी गई हैं ताकि आपको पता रहे।
वैसे अगर इसका क्रम देखें तो इसमें सबसे पहले आप बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो केसरी समाचार पत्र शुरू किया जाता है उसको रखेंगे, यानी ये 1881 में शुरू होता है सबसे पहले। उसके बाद फिर अल हिलाल की शुरुआत होती है 1888 में, और उसके बाद फिर खुदीराम बोस को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, वो समय था 1908 का, और करजन वाइली को मार डाला जाता है, वो समय था 1909 का। तो उसी हिसाब से अरेंज करना था, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मतलब पहले कौन सा है तो उसी हिसाब से रखेंगे, तो पहले वाले को पहले रखेंगे और बाद वाले को बाद में रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद देखें अगले वाले को। अब यहाँ जानकारी में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, उत्तर तो ठीक दिया है। ये जो अल हिलाल के प्रारंभ की तारीख है वो 1888 नहीं होगी, यहाँ पर 1912 होगा। 1912 से लेकर 1914 तक ये चलता है, बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों का शिकार बन जाता है। तो कुल मिलाकर इसका जो क्रम है ना वो यही सही है। सबसे बाद में इसमें जो घटना होती है वो अल हिलाल की शुरुआत वाली है, ठीक। तो इस हिसाब से हमने अरेंज किया। यहाँ पे 1912 होना चाहिए था, वो गलत दिया है। अब देखिए अगले प्रश्न को, यहाँ पर फिर से लिस्ट मिलान करना है, तो तारीखें आपको पता लग जाएंगी इससे। देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है, मतलब उसका पूरा जो समय है, टाइम है, वो दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों से जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है और दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध है। अंग्रेज़ों का लगभग हर शक्तियों से टकराव होता है और सभी से ये बेहतर सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर तारीखें देखें, मतलब वर्ष देखें, तो 1803, 1805, 1780। अब इसमें देखें क्रम जो है कौन सा होना चाहिए, तो ए वाला। अब ए के हिसाब से मिला लीजिए। देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780-84 का है ना। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है उसका जो समय है वो 1750 से लेकर 54 का है, और दूसरा आंग्ल मराठा का जो समय है वो 1803-1805 का है, और दूसरा आंग्ल अफगान का जो समय है वो असल में 1878 से लेकर 1880 का है। ये इसका जो सही मिलान है वो दिखाई देता है। और भी प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कथन और कारण वाला यह प्रश्न दिया हुआ है। अभी कथन दिया है ये ए वाले स्टेटमेंट में, और जो आर है वो असल में रीज़न है, यानी कारण है। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के उद्देश्य से दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये पहला कथन है। कारण ये है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, जो ब्रिटिश लोग थे उन पर वो असर डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसमें से कारण जो है वो गलत है। ये लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिशों को प्रभावित करना तो था नहीं, तो इसीलिए इसमें से जो कारण दिया है वो गलत है, लेकिन कथन सही है। स्थापना का समय इत्यादि ठीक दिया है, तो ए वाला सही है, आर गलत है। दूसरा जो प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न है, उसमें कहा जा रहा है कि कालानुक्रम में अरेंज करिए। तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होती है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन होता है, और सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। सारी प्रसिद्ध घटनाएं हैं, आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें ये क्रम से हो जाएगा। सबसे पहले हिक्की जो है वो बंगाल गजट को प्रकाशित करते हैं, उसके बाद इसमें विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, फिर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है, और अंत में लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की तारीख है। तो इसे हमने देखा। अच्छा, अगला प्रश्न जो है वो आपको बताता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, मतलब जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म था उसके खिलाफ भोजपुरी के एक लोकप्रिय कविता, भोजपुरी भाषा में एक लोकप्रिय कविता लिखी जाती है जिसका नाम था फिरंगिया। फिरंगी अंग्रेज को कहा जाता था, तो फिरंगिया कवि का नाम क्या था, तो ये मनोरंजन कवि थे, इनका नाम ही था मनोरंजन, और अपनी कविताओं से ये लोगों का मनोरंजन किया करते थे, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। फोर्ट विलियम से संबंधित यहाँ अगला प्रश्न था, और कहा गया कि कौन सा सत्य है बताइए। तो इसकी स्थापना होती है 10 जून सन 1800 में, और कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में ये स्टैब्लिश होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, कोई भी संस्था बिना उद्देश्य के तो स्थापित होती नहीं है, तो उद्देश्य था जो अधिकारी हैं उन्हें भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। अब इसमें सत्य कौन सा है वो आपको बताना है। अब इसमें पहला कथन गलत है क्योंकि तारीख गलत दी है, ये 10 जुलाई सन 1800 की बात है, यहाँ जून दिया हुआ है तो वो गलत है। लेकिन दूसरा वाला सही है। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है ना, वो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भारतीय प्रशासन से अवगत कराने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। और भी प्रश्न है, जैसे कि आप देखें इलाहाबाद के, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले। अब यहाँ पर ऐतिहासिक मेलों का नाम, मेले ऐतिहासिक ही होते हैं, तो मेलों का नाम एक तरफ दिया हुआ है और स्थान या क्षेत्र जो है वो दूसरी तरफ दिया है, मतलब दाहिनी ओर स्थान क्षेत्र का नाम दिया है। तो जल विहार का मेला लगता है, अब इसमें कोई एक गलत है, तो गलत की तलाश आपको करनी थी, सी वाला इसमें गलत था। जल विहार का मेला आपको बुंदेलखंड में लगता है, यहाँ दिया हुआ है। जल विहार का मेला कहाँ पे लगता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है। बटेश्वर का मेला जो है वो पश्चिमांचल में लगता है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दे दिया है, वो गलत है। शुकताल का मेला कहाँ लगता है, मुजफ्फरनगर में लगता है।
तो अब यहाँ पर हम बलदेव छठ के मेले का जो सही ऑप्शन है वो ढूंढेंगे, ये ढूंढना चाहिए आपको। बलदेव यानी बलराम जी की बात हो रही है, तो ये मथुरा क्षेत्र है। मथुरा क्षेत्र में ये जो बलदेव छठ का मेला है इसे आयोजित किया जाता है, एक बड़ा क्षेत्र इसे मनाता है। तो इसमें से सी वाला विकल्प हमारा गलत था। अब चलते हैं तारीखों की ओर। इतिहास को जब भी पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तारीखें, और तारीख से ही आप घटना का समय जान पाते हैं, घटना कब घटी थी, कौन सी पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो इससे बहुत कुछ जानने में आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले जो हम तिथियां देखने वाले हैं घटनाओं के साथ, वो प्राचीन भारत की। एक तरफ महत्वपूर्ण घटनाओं के नाम दिए हैं, ये सारणीबद्ध है तो आपको एक साथ देखने में सुविधा होगी। यहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं दी हुई हैं और उनकी तारीखें दी हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो पहले नगर हमें दिखाई देते हैं, शुरुआती नगरों के प्रमाण मिलते हैं, वो आज से 4700 साल पहले के हैं। उनकी जो स्थिति थी वो आज से 4700 साल पहले की थी। गंगा घाटी के पास के जो नगर थे, गंगा घाटी क्षेत्र जो था वो पूरा नगरों से संकेंद्रित था, क्योंकि नदी घाटियाँ जो हैं वो काफ़ी उर्वर होती हैं, उपजाऊ होती हैं, उसके साथ साथ वहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। तो जनसंख्या का संकेंद्रण इसीलिए नदियों के किनारे ज़्यादा होता है। तो गंगा का जो सपाट मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ था पहले से ही, तो यहाँ जनसंख्या अच्छी खासी, बड़े बड़े राज्य यहाँ विकसित होते हैं। तो वो गंगा घाटी के नगर और मगध का जो बड़ा साम्राज्य है, इसके विकास की अवधि है ये 2500 वर्ष पहले की बात है, समय दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच की है। हड़प्पा सभ्यता का एक शुरुआती समय है, उसके बाद इसकी एक मैच्योर कंडीशन है यानी परिपक्व अवस्था है, और उसके बाद इसके अवसान का समय है। तो सबको मिलाकर यहाँ पर दिया हुआ है। ये अत्यंत विकसित अवस्था में आप कहें कि अपनी चरम सीमा पर सिर्फ 700 साल ठहर ही पाती है। लेकिन अगर हम इसके पतन का भी समय जोड़ लें और शुरुआत का जो ग्रामीण अवस्था वाला इसका समय था, ऐसा नहीं है कि ये नगर के रूप में ही उदय ही इसका होता है। शुरुआत में ये लोग भी ग्रामीण रहते हैं और धीरे धीरे नगरीय बनते हैं। तो वो ग्रामीण अवस्था वाला जो समय है उसको मिला दिया जाए तो ये पूरा एक लंबा सा समय अंतराल तैयार हो जाता है। ऋग्वेद की रचना आज से 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ लगभग वाली तारीखें हैं क्योंकि किसी ने लिखा हुआ नहीं पाया है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब इसके बाद मगध के राजवंशों का आप देख सकते हैं, हर्यक वंश ये सबसे पहले, और हर्यक वंश का जो समय है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। नंद वंश की स्थापना होती 345 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। धनानंद अंतिम शासक रहता है ना। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हैं। तो मौर्य वंश की शुरुआत होती है 321 ईसा पूर्व से और ये 184 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ये अंतिम मौर्य राजा को मारकर अपने शासक बन जाता है, जो कि पहले एक कमांडर था। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की नींव रखी जाती है। वो 184 ईसा पूर्व का समय था और ये 75 ईसा पूर्व तक चलता है। तो ये तो राजवंशों को देख लिया। अब इसके बाद महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास होता है। उपनिषद लिखे जाते हैं, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय होता है, उससे जुड़े हुए विचार सामने आते हैं। वो 500 ईसा पूर्व की लगभग की बात है। ठीक, ये सब ईस्वी से 500 साल पहले घटित हो रहा था। सिकंदर का हमला भी भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उससे भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो यहाँ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिकंदर का हमला होता है। समय था 327 से लेकर 325 ईसा पूर्व का। और इसके बाद अशोक का जो शासनकाल है वो 272-268 ईसा पूर्व से 231 के बीच का लगभग माना जाता है। ये सारी अप्रॉक्सीमेट डेट है। संगम साहित्य की रचना होती है। संगम साहित्य में दक्षिण भारतीय जो कवि हैं वो अपना योगदान देते हैं और साहित्यिक ग्रंथों का कंपाइलेशन होता है, उनका संकलन किया जाता है। तो संगम साहित्यों की रचना होती है 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में। ये पूरा जो समय अंतराल है इसमें क्रमबद्ध तरीके से इसे व्यवस्थित किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय आपने पीछे ही देख लिया है, 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में और महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। ये दोनों जने जो हैं लगभग आसपास के हैं। और भारत पर अलेक्जेंडर का यानी सिकंदर का हमला होता है। वो समय था 327 से 326 ईसा पूर्व का। सीमावर्ती राज्यों को जीतता हुआ वो अंत में झेलम के तट तक आ जाता है और उसके बाद वितस्ता का युद्ध होता है महाराज पुरु से। और ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसा कहते हैं कि सिकंदर विजयी हुआ था, लेकिन हम भारतीयों का ऐसा मानना है कि महाराजा पुरु जीते थे। वहीं से उसका सामर्थ्य भंग हो जाता है और उसके बाद उसकी सेना आगे जब व्यास नदी के किनारे पहुंचती है तो उसको मालूम होता है कि मगध तो बहुत शक्तिशाली है, वहाँ इतनी बड़ी एलिफेंट आर्मी है कि कुचल के रख देगी। तो ये समय था धनानंद का और धनानंद की हाथियों की सेना और उसके बाहुबल से एकदम भयभीत हो जाते हैं सिकंदर के सैनिक और आगे नहीं बढ़ते। तो सिकंदर को वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। तो ये पूरा टाइम रेंज यहाँ पर दिया हुआ है। जैन परंपरा के हिसाब से चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है 313 ईसा पूर्व में। जैन धर्म में चंद्रगुप्त की बड़ी आस्था थी। उससे पहले वो शैव मतावलंबी था, लेकिन बाद में जैनिज्म को अपना लेता है और अंत में
जो अंतिम क्रिया है वो भी जैनिज्म के द्वारा ही करता है, मतलब संलेखना। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार जाता है, बहुत ही यहाँ मजबूरी में उसे संधि करनी पड़ती है। तो सेल्यूकस की पराजय होती है, ये 305 ईसा पूर्व की बात है। और कलिंग विजय ये अशोक के जीवन काल का एकमात्र युद्ध था जो कि 261 ईसा पूर्व में होता है। भयंकर नरसंहार होता है और इससे प्रभावित होकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद आप देखें विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व, शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी, यहाँ पे एडी है, ध्यान दीजिएगा, एनो डोमिनी। कनिष्क का जो शासन है वो 78 से लेकर 101 ईस्वी तक का है। कुषाण वंश में कनिष्क जो है वो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। हालांकि शुरुआती शासक जो है वो भी कतई कम नहीं है, जैसे कि विम कटफिशस, कुजुल कटफिशस, उनके भी नाम हम देखते हैं। अब गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। गुप्त साम्राज्य जो है वो सामंतों का खड़ा किया हुआ साम्राज्य था। मौर्यों के सामंत, मौर्योत्तर काल में जो सामंत हुआ करते थे वो अपनी जागीरें पाकर शक्तिशाली हो जाते हैं और इनकी महत्वाकांक्षा जब बहुत बढ़ जाती है तो ये पूरे एक राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गुप्तों की स्थापना शुरुआत होती है श्रीगुप्त से और उसके बाद उनका पुत्र घटोत्कच ये साम्राज्य को आगे ले जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो कुल मिलाकर गुप्त साम्राज्य की स्थापना करीब 320 ईस्वी के आसपास होती है। वल्लभी की जो परिषद आयोजित की गई थी उसमें जैन साहित्य को संकलित किया जाता है। जैन संगीतियाँ आमतौर पर आप 2 ही देखते हैं, तो जैन साहित्य का संकलन होता है और ये समय था 512 से लेकर 521 के आसपास, ये ईस्वी में है। चीनी यात्री वेनसांग जो है ये भारत आगमन का होता है, मतलब भारत की यात्रा पर आता है। तो चीन से ये प्रस्थान करता है भारत के लिए और यहाँ इसका जो समय है मतलब कुछ समय तक भारत में रुकता है, तो 630 से लेकर 643 ईस्वी के बीच का ये समय। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है वो इसी समय का है, 606 से लेकर 647 तक का। पुलकेशिन द्वितीय का जो शासनकाल है वो 609 से लेकर 642 तक का है। और सिंध पर पहला अरबों का जो हमला है वो 712 ईस्वी में होता है, अरबों की सिंध विजय, ठीक। और आप देख रहे हैं कन्नौज के शासक हैं भोज राजा, इनका राज्याभिषेक होता है, वो समय है 836 ईस्वी का। चोल राजा है राजा राज, उनका राज्याभिषेक होता है, वो 985 ईस्वी की बात है। महमूद का राज्याभिषेक होता है और ये 998 ईस्वी की बात है। गुप्त वंश की शुरुआत का और पूरा जो इसका पूरा टाइम रेंज दिया हुआ है गुप्त वंश का, वो 275 से लेकर 550 ईस्वी तक का है। नागभट्ट का शासनकाल, ये नागभट्ट पहला वाला है, 730 से लेकर 756 ईस्वी, और नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल है वो 800 से लेकर 833 ईस्वी तक का देखा गया। वत्सराज का शासनकाल जो है वो 775 से लेकर 800 ईस्वी तक का है। महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल है वो 885 से लेकर 910 ईस्वी तक का है। महीपाल का शासनकाल 912 से लेकर 944 ईस्वी तक का है। लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था, तो लक्ष्मण सेन का शासनकाल जो है ये 1178 से लेकर 1206 ईस्वी तक का है। यहाँ आप देख रहे हैं। मिहिर भोज प्रथम का जो रूल है, पूरा समय काल है, शासनकाल है, वो आप देखें यहाँ 836 से लेकर 885 ईस्वी तक का है। देवपाल का शासनकाल है 810 से लेकर 850 और धर्मपाल का है 770 से लेकर 810। ये कुछ यहाँ पर हमने कालानुक्रम देखा, मतलब एक क्रम से घटनाओं की तारीखों को देखा। अब आगे जो हम कवर करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में वो होगा आरंभिक भारत के जो पुरातत्व के कुछ कालखंड हैं, मतलब समय अंतराल में बांट के हम इस चीज़ को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। मतलब पूरा पाषाण काल कब से कब तक है, नव पाषाण काल की अवधि क्या है, ऐसे देखते हुए हम आगे चलेंगे। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही, और आशा है कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। बने रहिए हमारे साथ इस श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।